हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज्ञानी.com। सो बच्चों, थोड़ा आगे जाएगी कार तब स्टार्ट हो पाएगी, तब उसमें मोमेंटम आएगा। बताओ हाँ कि ना। तो इसी बात को बच्चों हमारे सेकंड लॉ ने एक्सप्लेन किया। उसने कहा, सेकंड लॉ ने हमारे क्या कहा जरा समझो। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ने कहा द रेट ऑफ, जैसे ही शब्द आया रेट, आप सबके कान खड़े हो गए। क्यों? आप समझ गए अरे डिवाइडेड बाय टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और सर ने अभी यही बात तो कही कि फोर्स कितने समय तक लग रही है। तो सेकंड लॉ ने क्या कहा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मोमेंटम में समय के साथ कितना चेंज आएगा, ये किस पे निर्भर करेगा? ये फोर्स अप्लाइड, कितनी फोर्स लग रही है इस पर निर्भर करेगा। कितनी फोर्स लग रही है इस पर निर्भर करेगा। क्या मतलब हुआ, जरा इसको लिख लें। रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय। तो जरा देखो भाई, डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कार का एग्जांपल, पहले कार की वेलोसिटी 0, तो इनिशियल मोमेंटम कार के केस में 0। जब धक्का मार के कार स्टार्ट हो गई, मास तो अब पहले भी था अभी भी, अब कुछ वेलोसिटी आ गई, तो फाइनल मोमेंटम कुछ और हो जाएगा, कोई वैल्यू आ जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका? फिर चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम को पीएफ लिख लो माइनस पीआई। यस और नो? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। चलो अभी इस वाले हिस्से को थोड़ी देर को भूल जाते हैं, बाद में देखेंगे। इधर आ जाओ। पीएफ माइनस पीआई क्या फॉर्मूला होता है मोमेंटम का? मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम किसी बॉडी की बात कर रहे हैं तो उसके पास कुछ मास और वेलोसिटी होगी। लेट अस सपोज हम बॉडी ए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी ए। लिख देता हूं बॉडी ए। बॉडी ए के पास जो मास है वो m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। किससे डिवाइड करना होगा? टाइम से। यही चीज हो गई बेटा। बताओ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो बेटा, मास को हमने बाहर ले लिया तो क्या हो गया? v माइनस यू इंटू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी। यस और नो? v माइनस यू अपॉन टी को अब जरा देखो। v माइनस यू अपॉन टी को अब जरा देखो तो क्या लिखा हुआ है? v माइनस यू यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। चेंज को हम डेल्टा लिखते हैं, आप सब जानते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, m टाइम्स डेल्टा v अपॉन टी। अब ये क्या है डेल्टा v अपॉन टी? बेटा आप सबने एक्सीलरेशन पढ़ा है, मोशन में मैंने पढ़ाया है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है याद करो। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यस और नो? ये एक्सीलरेशन होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक्सीलरेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक्सीलरेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर एक्सीलरेशन लिखा हुआ है तो हम डेल्टा v अपॉन टी की जगह a लिख देंगे। तो क्या हो गया? मास इनटू एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं, इक्वल टू का लगाएं,
तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड के यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो F इज इक्वल टू के एम ए। ये आ गई आपके फोर्स की वैल्यू, ये आ गई आपके फोर्स की वैल्यू। ओके, के की वैल्यू बेटा मेरी 1 हो जाती, कांस्टेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फोर्स होती है मेरी, फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये क्या दे देता है हमें, ये फोर्स दे देता है। m इज मास ऑफ द बॉडी एंड a is acceleration of a body. So m is mass and a is acceleration of the body. अब देखो बेटा, अगर यूनिट की बात करी जाए यहां से, अब यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इधर आ जाओ यूनिट के लिए। यूनिट मैं लिख देता हूं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो भाई क्या फॉर्मूला निकाला अभी हमने फॉर्मूला निकाला F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। एक्सीलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गई यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ये सब न्यूटन ने बताया था, न्यूटन के ही लॉस पढ़ रहे हो, तो उनको ऑनर करने के लिए इस क्वांटिटी को हम न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस क्वांटिटी को हम न्यूटन बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, और न्यूटन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में n लिखते हैं। तो क्या है बेटा हमारे फोर्स की SI यूनिट, 1 न्यूटन, सॉरी न्यूटन। क्या है फोर्स की SI यूनिट, न्यूटन। बोलो बात समझ गए, इतनी बात में कोई परेशानी कोई दिक्कत बताओ, क्लियर हो गया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, सब समझ में आ गया। चलें आगे, चलो ओके। क्लियर। अब चलो जरा रीड करते हैं हमारी बुक आगे क्या कह रही है। मैं रीड कर रहा हूं, देखिए कह रही है द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन in action in our everyday life. Have you noticed that while catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hands backwards with the moving ball? In doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases to 0. High velocity of a moving ball decreases to 0. Thus, the acceleration of the ball is decreased, and therefore, the impact of catching the fast moving ball is also reduced. If the ball is stopped suddenly, then its high velocity decreases to 0 in a very short interval of time. Thus, the rate of change of momentum of the ball will be large. Therefore, a large force would have to be applied for holding a catch that may hurt the palm of the fielder. ये एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इसीलिए मैंने रीड किया आपके आगे। यहाँ पे देखिए एक फिगर बना रखा है। क्या हो रहा है, कोई फील्डर है और शॉट मारा प्लेयर ने, और ये फील्डर बॉल को कैच कर रहा है। तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा, और नहीं किया है तो अभी देख लीजिए
कि जब भी कोई फील्डर बॉल को कैच करता है तो कैच ऐसे नहीं पकड़ लेता है, वो अपने हाथ को ऐसे पीछे की तरफ ले जाता है, जस्ट लाइक दिस। ऐसा क्यों करता है वो? बेटा वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो बॉल आ रही है उसकी वेलोसिटी तेज है, हाँ कि ना, उसकी कुछ वेलोसिटी है, लेटस से उसकी वेलोसिटी u है, ओके। अब जब बॉल को ये होल्ड कर लेगा तो कितनी हो जाएगी बॉल की वेलोसिटी? 0 हो जाएगी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको फोर्स दे देता है, यानी कि m इंटू 0 माइनस mu अपॉन टाइम आपको क्या दे देगा? फोर्स दे देगा, यस और नो। अब ये तो भाई 0 हो गया, माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो वो तो डायरेक्शन का है, तो माइनस हम अभी फिलहाल को भूल जाते हैं। तो क्या हो गया? mu अपॉन टी। अब बेटा ये जितना ज़्यादा होगा, यानी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, आपको फोर्स की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। क्या मतलब हुआ ज़रा समझिए। मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से बॉल आ रही होगी, उसको रोकने के लिए आपके हाथ को, फील्डर के पाम को, हथेली को फील्डर की उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से बॉल आ रही है और उसको कैच किया तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो फील्डर का जो हथेली है, पाम है, उसमें चोट आ सकती है। तो अब इसका क्या रास्ता है? इसका रास्ता है कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ये क्या है? mu अपॉन टी। तो अगर अब t की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाए, t की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाए, तो इस पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। अगर टाइम की वैल्यू बढ़ा दी जाए, टाइम बढ़ा दिया जाए, तो ये पूरी वैल्यू mu अपॉन टी डिक्रीज हो जाएगी। और ये जो mu अपॉन टी है या चेंज इन मोमेंटम है, वही तो फोर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स क्या हो जाएगी? अगर ये वैल्यू कम हो गई तो आपकी फोर्स भी कम हो जाएगी, यानी कम फोर्स लगानी पड़ेगी फील्डर की हथेली को। तो इसके लिए फील्डर बॉल को ऐसे नीचे तक लेके जाता है, पीछे तक लेके जाता है, हैंड्स की मूवमेंट ऐसी करता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम को बढ़ा रहा है। जब वो टाइम बढ़ाएगा तो उसके हाथ को कम चोट लगेगी। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? बताओ, क्लियर हुआ पहला एग्जाम्पल हमारा? सेकंड एग्जाम्पल देखिए, आप ही के बुक का ले रहे हैं। इन अ हाई जंप athletic event, the athletes are made to fall either on a cushioned bed or on a sand bed. This is to increase the time of the athletics fall to stop after making the jump. This decreases the force. This decreases the rate of change of momentum and hence the force. Try to ponder how a karate player breaks a slab of ice with a single blow. The first law of motion can mathematically be stated from the mathematical expression for the second law, that is F is equal to ma, which is m is equal to v minus u upon t, that is ft is equal to mv. ये चलिए बात की चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ क्या कह रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल है बेटा, सेकंड एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल, एथलेटिक हाई जंप कर रहा है, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, या हो सकता है आप लोग भी करते हो। तो जब आप हाई जंप करते हैं, कूदते हैं, तो आगे क्या लगा होता है? एक डल्लब वल्लब या रुई हुई का फोम का एक कुशन होता है जिसमें कि आप गिरते हो। उससे क्या होता है? उससे बेटा ये होता है, या फिर सैंड, रेत का कुशन बना दिया जाता है कि आप उस पर गिरो। उससे क्या होता है कि जो आपका इम्पैक्ट है, आप जब ग्राउंड पे गिर रहे हो तो आपका चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू कम करी जा रही है, जिससे कि आप पे लगने वाली फोर्स कम हो जाए, क्योंकि टाइम बढ़ाया जा रहा है। टाइम किस चीज़ का बढ़ाया जा रहा है? आपके रेस्ट में आने का टाइम बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप एकदम से आपकी बॉडी रेस्ट में आ गई, तुरंत रेस्ट पे आ गई, तो क्या हुआ? टाइम की वैल्यू कम रही और mv माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू ज़्यादा है, हो जाएगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई और आप पहले की जो आपकी वेलोसिटी थी उसकी वैल्यू हाई थी। तो अब क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा,
जिसकी वजह से आपको रोकने के लिए जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। इसकी वजह से आपकी बॉडी में इंजरी आ सकती है, आपको चोट पहुंच सकती है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि ये टाइम बढ़ा देते हैं आपकी बॉडी को रेस्ट में लाने का, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा और फोर्स जो आपको लगेगी रोकने के लिए वो भी कम हो जाएगी। बोलो समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है, अब जरा देखिए, अब देखो बच्चे, मैंने कहा था पहले लॉ ने आपको ये तो बता दिया कि आपको आपकी स्टेट चेंज करने के लिए, मतलब बॉडी की स्टेट चेंज करने के लिए एक फोर्स लगानी पड़ेगी, एक अनबैलेंस्ड फोर्स होना आवश्यक है स्टेट चेंज करने के लिए, चाहे वो मोशन की स्टेट हो चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो। लेकिन आपको ये नहीं बताया गया था कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, वो अभी हमने आपको बता दिया। अब देखिए, आपका जो फर्स्ट लॉ है ये एक्सप्लेन किया जा सकता है सेकंड लॉ की मदद से। आप कहोगे कैसे? तो देखो क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सेकंड लॉ का, कि F इज इक्वल टू M इंटू ए। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या होती है बच्चों? A की जगह हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस